हाँ तो विद्यार्थियों, आपकी पूरक पुस्तक वेतान भाग 2 का चौथा पाठ डायरी के पन्ने का आज हम अध्ययन करेंगे। ये एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी के कुछ पन्ने हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक पूरा पुस्तक वेतान में संकलित की गई है। सर्वप्रथम हम लेखिका का परिचय। लेखिका एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 यानी 1929 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। उनकी मृत्यु फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है। ये हमारी लेखिका का परिचय था। हालांकि ये लेखिका के जीवन वृत्त पर आधारित है। ये डायरी लेखिका द्वारा लिखी गई स्वयं पे घटित घटना पर आधारित ये डायरी है। पाठ का परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। यह डायरी डच भाषा में सन 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास में एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, जिसने इस भयानक दौर को जिया है, अनुभव किया है, उससे गुजरा है। ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तिका की भूमिका में लिखा गया है। ये डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवन दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। ये डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखी, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। ये पाठ का परिचय था। इस डायरी में जैसे हम लिखते हैं तो दिनांक वाइज हम अपना विवरण, दिन भर की दिनचर्या को हम उसमें लिखते हैं। ये डायरी विधा का एन फ्रैंक ने भी इसी तरह लिखा। तो इस पाठ को, जो डायरी के पन्ने हैं उसके कुछ पन्ने इस पाठ में उकेरे गए हैं और उसको हम यहां पर 10 तारीखों में बांटते हैं, देखते हैं।
बुधवार 8 जुलाई 1942, गुरुवार 9 जुलाई 1942, शुक्रवार 10 जुलाई 1942, शनिवार 28 नवंबर 1942, शुक्रवार 19 मार्च 1943, शुक्रवार 23 जनवरी 1944, बुधवार 28 जनवरी 1944, बुधवार 29 मार्च 1944, मंगलवार 11 अप्रैल 1944 और मंगलवार 13 जून 1944। तो सबसे पहले हम आते हैं बुधवार 8 जुलाई 1942। इस दिन एन फ्रैंक गुप्तावास पर जाने के विषय में लिखती है अपनी डायरी में। उसकी बड़ी बहन को एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्तावास पर जाने की तैयारी करते हैं। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीब और गरीब चीजें डाली। उसने स्वयं पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियां पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। ये पहले दिन की डायरी में बुधवार 8 जुलाई को। गुरुवार 9 जुलाई 1942। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। ये गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन गोदाम व भंडार के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है, जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय वेप, मिएप और मिस्टर क्लीनमैन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोंटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर कुगलर व वानदान बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल को रास्ता है, जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। ये गुरुवार 9 जुलाई को डायरी में लिखा गया। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहां पहुंचने पर उसकी मां व बहन बुरी तरह थक जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे बुरी तरह थक जाते हैं। बुधवार तक उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। शनिवार 28 नवंबर 1942। शनिवार 28 नवंबर 1942। शनिवार 28 नवंबर 1942 को डायरी में लिखती है। वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे ऊल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते हैं। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वे बोर हो जाती हैं। वे उसकी अनुशासन संबंधी बातें सुनती हैं। वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं। कभी कभी मिसेज वान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती थी। हर समय डांट फटकार, दुत्कारा जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो मुझे हंसी व रोना दोनों आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। अगला पन्ना, शुक्रवार 19 मार्च 1943। एन बताती है
कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम निराश थे। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा। तो हमारे यहाँ भी होती नोटबंदी, आपने देखा था 1500 के नोट बंद कर दिए गए थे मोदी सरकार ने। उसी तरह वहां भी 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा, साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे सकते। गिएज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों की चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। वे उनसे अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। वे चार्लोट वे अन्य लोगों से चिट्ठी पत्री बनाए हुए थे। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर डसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा, क्योंकि युद्ध के समय महीने में एक बट्टी घटिया साबुन ही मिलती थी। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वे मेहनत से स्कूल का काम करती है। वे रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है। वे रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीर देखने में गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है, तो वह उसे पहले ही फिल्म के मुख्य नायकों व नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती है कि उसे सब याद है, इसलिए इसे फिल्म देखने की जरूरत नहीं। जब वह नई केस सज्जा बनाकर आती है, हेयर ड्रेसिंग, तो सभी कहते हैं कि ये फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती है कि ये उसका स्टाइल है, तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बुधवार 23 जनवरी 1944। सॉरी, शुक्रवार 23 जनवरी 1944। इसके बाद बुधवार 28 जनवरी 1944। एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वान दान के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती है। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उनकी 5 लाइन पता होती है। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भाई, हमें उनकी जो गिरफ्तार हुए उनकी तकलीफों से हमदर्दी है, और जो आजाद हुए कैद से आजाद कर उनकी खुशी में खुशी होती है। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हुए लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं।
बुधवार 29 मार्च 1944। इस दिन एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोतके स्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वे अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 यानी 350 विमानों ने इजमुइडेन पर 550 यानी 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। एन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती हैं। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई थी। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया था। अब अंतिम है मंगलवार 13 जून 1944। एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, चड्डियां, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कापियां आज अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वे बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वे उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंडवासी सिर्फ अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है और जर्मन आक्रांता। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेस वांदान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेस वांदान उसे अक्खड़ समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह मां के उपदेशों से मुक्ति के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है परंतु वह उसकी धार्मिक नफरत, खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वे अधिक घुन्ना हैं। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। एन काफी दिनों से बाहर नहीं निकली तथा प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसने चांद देखने की इच्छा की
परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वे खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं वे बादलों की लुका छिपी को देखा। ये अवसर 1.5 साल बाद मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है तथा यह उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों व नारियों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही है। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों ने तो उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक महिलाएं अब बराबरी का हक चाहती हैं। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिक जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहन करती है। बच्चा पैदा करने के बाद नारी का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वे सैनिकों से ज्यादा मेहनत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दे। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वे उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वे पोल दे क्रूज से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह जाता है। वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। इनका विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेगी। ये इस पाठ का पूरे का सारा डायरी के पन्ने का ये अपनी वेदना को उसने व्यक्त किया है। ये पूरे इतिहास को हमारे सामने उजागर कर देता है। इसीलिए इसको ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज भी माना गया है। जो ऐतिहासिक दौर था उसका एक निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित कर ये डायरी ने लिखी है। इसमें अपने वेदना को उसने प्रकट किया है। नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में एन फ्रैंक का नाम केवल एक बार आया है, लेकिन अपने लेखन के कारण आज एन हजारों पन्नों में दर्ज है, जिसका नमूना एक खबर है। नाजी दस्तावेजों में एन फ्रैंक का नाम नहीं है, परंतु इस अपनी डायरी के कारण नाजी अभिलेखागार में दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दफन है एन फ्रैंक। बदरुल हुसैन 26 नवंबर एपी। नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई एन फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उस हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थी। नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीर्ण शीर्ण फाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक। एनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया, लेकिन 1994 में सितंबर माह के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। एक भयभीत बच्ची
जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेड क्रॉस ने वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र कर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानी आईटीएस को भेजे थे। आईटीएस नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी। इस युद्ध के समाप्त होने के 6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति विशाल आईटीएस अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। 1,75,00,000 लोगों के बारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने में किया जाता रहा है, लेकिन आम लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य जर्मन के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में उन हजारों यातना शिविरों, बंधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है। किसी जमाने में थर्ड रीक के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा जोखा रखा गया है। आईटीएस में एनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबोर्ग से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइल में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं। इस सूची में एनी का नाम, जन्मतिथि, एम्स्टर्डम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख दर्ज है। इन लोगों को कहां ले जाया गया, वह कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। आईटीएस के प्रमुख यूडो जोस्ट, जो पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए कहा, यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब था आश्विट्ज़ था। इसका मतलब यह आश्विट्ज़ था। एनी, उनकी बहन मार्गोट व उनके माता पिता को 4 अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार किया गया था। एनी डच नागरिक नहीं, जर्मन शरणार्थी थी। यातना शिविरों के बारे में एनी की डायरी 1952 में एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से छपी थी। ये जनसत्ता 27 नवंबर 2006 की जनसत्ता में ये रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर हम एनी के बारे में कुछ आपको तथ्य स्पष्ट कर सके। इस पाठ को पढ़ें, इसके प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।